हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 4th का वीडियो नंबर 5। तो बेटे ये चौथे यूनिट का 5वां वीडियो है। और इससे पहले 4 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 4 के सभी वीडियोस को देख सकते हो, समझ सकते हो, और अपने सुंदर से नोट्स भी बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो, के एम डी सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज हमें पढ़ना है आयनिक या विद्युत संयोजक यौगिकों के लक्षण। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कोई भी पेपर सेटर ऐसा नहीं होता है जो बिना इस क्वेश्चन के एग्जाम पेपर सेट कर दे। ऐसा होता ही नहीं है। जो हमारे पास आयनिक यौगिक होते हैं या विद्युत संयोजक यौगिक होते हैं, उनके लक्षणों में से कोई ना कोई सा लक्षण एग्जाम पेपर में जरूर आता है। ये बात बिल्कुल कंफर्म है। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है विद्युत संयोजक या आयनिक यौगिकों के लक्षण। तो यदि हम विद्युत संयोजक या आयनिक यौगिकों के लक्षण की बात करते हैं, तो इसे समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि विद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। ये बात यदि आपको पता है तभी तो आप लक्षण सीख पाओगे। हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिया है कि विद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। पता है ना आपको? भाई हमारे पास कोई यदि ऐसा यौगिक है जिसके परमाणु आपस में आयनिक बंध द्वारा, या आयनिक बंध को आप कह सकते हो विद्युत संयोजक बंध। तो जिस अणु के परमाणु या जिस यौगिक के परमाणु विद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, उस यौगिक को हम कहते हैं आयनिक यौगिक या विद्युत संयोजक यौगिक। तो यदि कोई आपसे पूछता है ना कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए ऐसा यौगिक जिसके परमाणु आपस में जुड़े होते हैं आयनिक बंध के द्वारा। ऐसे यौगिक को हम कहते हैं आयनिक यौगिक। तो आयनिक यौगिकों के या विद्युत संयोजक यौगिकों के लक्षणों में सबसे पहला लक्षण जो हमें पढ़ना है वो है भौतिक अवस्था। क्या है? भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था कहो या फिर आप कह सकते हो फिजिकल स्टेट। तो यदि हम भौतिक अवस्था की बात करते हैं, तो अधिकतर आयनिक यौगिक क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। बस इतनी बात ध्यान रखनी है आपको। तो यहां हम लिखेंगे अधिकतर अधिकतर आयनिक यौगिक अधिकतर आयनिक यौगिक क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि ज्यादातर आयनिक यौगिक, ज्यादातर क्या, लगभग सारे ही, मान लो एक आधा कोई अपवाद आपको देखने को मिलेगा, आप लगभग सारे ही आयनिक यौगिक मान सकते हो कि ज्यादातर आयनिक यौगिक कैसी अवस्था में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में। और ठोस अवस्था में भी क्रिस्टलीय ठोस। जैसे आप एक उदाहरण लिख सकते हो इसका एग्जाम्पल, जैसे एक क्रिस्टलीय ठोस का नाम आपने सुना होगा NaCl, जिसे हम कहते हैं साधारण नमक। क्या कहते हैं? साधारण नमक। तो ये जो साधारण नमक है NaCl, रासायनिक नाम इसका क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है, और आयनिक यौगिक कहो या विद्युत संयोजक यौगिक कहो, ये एक क्रिस्टलीय ठोस भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि अधिकतर आयनिक यौगिक क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा है नमक का, सोडियम क्लोराइड का। अब दूसरा लक्षण हमें पढ़ना है गलनांक
गलनांक व क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक, देखो इनके बारे में बात करते हैं। गलनांक व क्वथनांक के बारे में बात करते हैं, ध्यान से समझना बिल्कुल। देखो, मान लो हमारे पास कोई आयनिक यौगिक है, तो आयनिक यौगिक में क्या होते हैं, धनायन भी होते हैं और ऋणायन भी होते हैं। लगभग ऐसा होता है आयनिक यौगिक, देखो कि यदि ये कोई धनायन है ना, ये कोई धनायन है, तो ये इसके साथ होगा एक ऋणायन। हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि धनायन का आकार तो होता है छोटा और ऋणायन का आकार होता है बड़ा। ये चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं आवर्त सारणी वाले चैप्टर में। जब हमने आवर्त सारणी वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहां आपको बताया था कि जब कोई परमाणु धन आयन में बदलता है तो उसके बदलने का तरीका ये होता है कि उसकी बाहरी कक्षा से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। जब किसी परमाणु की बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो परमाणु के ऊपर धन आवेश आता जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही धनावेश आता जाएगा परमाणु के ऊपर, और जितना धनावेश आता जाएगा यानी जितनी बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे उस परमाणु का प्रभावी नाभिकीय आवेश उतना ही बढ़ता जाएगा। और प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना बढ़ेगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ऊपर उतना ज्यादा बढ़ेगा। या तो धनायन बनने के कारण कक्षाओं की संख्या घटेगी, और यदि कक्षाओं की संख्या नहीं घटी है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश तो बढ़ेगा ही। और प्रभावी नाभिकीय आवेश यदि बढ़ेगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन अर्थात नाभिकीय आकर्षण तो बढ़ेगा ही। तो कक्षा चाहे घटी हो या ना घटी हो, पर धनायन बनने से परमाणु का साइज घटेगा, यह बात पक्की है। तो इसलिए धनायन का साइज उसके जनक परमाणु से, उसके उदासीन परमाणु से छोटा होता है हमेशा। और जबकि आप ऋणायन की जब बात करते हो तो ऋणायन कैसे बनता है, जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, एक, दो या तीन। तो जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो क्या होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश घटेगा। और यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश घटेगा तो इफेक्टिव एटॉमिक चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश जब घटेगा तो उसके घटने से क्या होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी घटेगा, नाभिकीय आकर्षण भी घटेगा। और नाभिकीय आकर्षण यदि घटेगा तो परमाणु क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फैल जाएगा, उसकी बाहरी कक्षा न्यूक्लियस से थोड़ी दूर हो जाएगी, नाभिक से थोड़ी और ज्यादा दूर हो जाएगी। इसलिए ऋणायन का साइज हमेशा उसके जनक परमाणु से बड़ा होता है। इसलिए जब हम आयनिक यौगिक को बनाते हैं तो आयनिक यौगिक में आपको धनायन भी बनाने होते हैं और ऋणायन भी बनाने होते हैं। तो धनायन का साइज हमेशा छोटा लेना चाहिए, ऋणायन का साइज बड़ा लेना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है आपको। तो मान लो कोई आयनिक यौगिक है या विद्युत संयोजक यौगिक है, उसमें धनायन मैंने छोटा बनाया है और ऋणायन बनाया है बड़ा, उसके बराबर में फिर एक धनायन और फिर एक ऋणायन, फिर एक धनायन और फिर एक ऋणायन। तो ऋणायन हमेशा बड़ा है। देखो ये धनायन है तो यहाँ होगा ऋणायन, और यहाँ छोटा धनायन, और यहाँ बड़ा ऋणायन, ये छोटा धनायन और बड़ा ऋणायन, छोटा धनायन। अब देखो ये जो संरचना मैं यहाँ बना रहा हूं, इस संरचना को कहते हैं आयनिक क्रिस्टल जालक रचना या संरचना। आयनिक क्रिस्टल जालक है ये, क्या है, आयनिक क्रिस्टल जालक। और इस आयनिक क्रिस्टल जालक की खासियत ये है कि इसमें एक धन आयन बहुत सारे ऋण आयनों द्वारा घिरा होता है और एक ऋण आयन बहुत सारे धन आयनों द्वारा घिरा होता है। ठीक है, आप यदि इस धन आयन को देखते हो तो चार तो ऋण आयन आपको नजर आ ही रहे हैं। मान लो ये मैंने जो चित्र बनाया है, जो संरचना बनाया है, मान लो ये नमक का है, NaCl का। तो NaCl का एक धनायन कितने ऋण आयनों से घिरा हुआ नजर आ रहा है आपको, यहाँ कितने ऋण आयनों से, ये धनायन कितने ऋण आयनों से घिरा हुआ नजर आ रहा है, 1 2 3 4। पर रियलिटी ये है कि ये धनायन 4 ऋण आयनों से नहीं घिरा हुआ है, ये धनायन घिरा हुआ है 6 ऋण आयनों से। अब आप कहोगे कि सर 2 ऋण आयन कहाँ है, 4 ही तो नजर आ रहे हैं हमें, प्रत्येक धन आयन के चारों तरफ 4 ऋण आयन आपको नजर आ रहे हैं, और मैं कह रहा हूं कि 6। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये तो हमने एक परत बनाई है, एक लेयर ही तो बनाया है, इसके ऊपर भी तो एक लेयर होगा, एक परत इसके ऊपर होगा। जो यहाँ मैं हवा में बना सकता हूँ, मतलब नहीं बना सकता हूँ, हवा में कैसे बनाऊंगा, चौक तो चलने की नहीं हवा में, पर आप इमेजिन तो कर सकते हो, ऐसा ऐसी कल्पना तो कर सकते हो, सोच तो सकते हो ऐसा कि ये जो धनायन है ना,
इसके ऊपर हवा में यहाँ एक ऋणायन होगा, और जो हर एक ऋणायन है उसके ऊपर हवा में एक धनायन होगा। तो एक परत इसके ऊपर यदि आप बिछाओगे और एक परत इस बोर्ड के पिछली तरफ यानी परली तरफ यानी इसके बैक साइड में यदि रखोगे, तो इस धनायन के बैक साइड में भी जो ऋणायन आएगा, क्या आएगा? ऋणायन। क्या आएगा? ऋणायन आएगा। तो ये बात बिल्कुल पक्की है। क्या पक्की बात है? कि ये जो धनायन है, ये धनायन 6 ऋणायनों से घिरा होगा। तो इस संरचना को हम कहते हैं आयनिक क्रिस्टल जालक रचना। इसे हम कहते हैं आयनिक क्रिस्टल जालक संरचना। इसे कहते हैं आयनिक क्रिस्टल जालक संरचना। तो ये जो आयनिक क्रिस्टल जालक संरचना है, इस आयनिक क्रिस्टल जालक संरचना की खासियत ये है कि इसमें जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है ना, वो बहुत मजबूत होता है। स्थिर विद्युत आकर्षण बल का मतलब जो धनायन और ऋणायनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, वो बहुत मजबूत है। और जब ये धनायन और ऋणायन बहुत मजबूत बल से आपस में जुड़े हुए हैं, तो इन्हें तोड़ना तो अलग अलग करना तो मुश्किल है, और यदि अलग अलग करना मुश्किल है तो इसका मतलब इनका गलनांक बहुत ज्यादा होता है, किनका? आयनिक यौगिकों का या विद्युत संयोजक यौगिकों का। अब आपने इन्हें गला दिया, यानी आपने धनायन और ऋणायन के बीच का जो आकर्षण बल है उसे कम कर दिया, और ये गलने के बाद एक द्रव रूप में कन्वर्ट हो गए हैं, इधर उधर घूमने शुरू हो गए हैं बर्तन के अंदर स्वतंत्र रूप से। पर द्रव अपनी सीमा से बाहर नहीं निकलता है, कभी भी सीमा के अंदर ही रहता है और स्वतंत्र गति कर सकता है। तो फिर हमने यो क्यों कहा है कि इसका क्वथनांक भी ज्यादा होगा? मैंने आपको कहा है कि इनके गलनांक और क्वथनांक दोनों ही ज्यादा होंगे। गलनांक माने गलाना, क्यों गलनांक ज्यादा है? इसलिए। क्वथनांक इसलिए ज्यादा है क्योंकि भले ही ये द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो गए हों, पर धन आयन और ऋणायन तो है ही इसके अंदर, और धन आयन और ऋणायन तो एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे ही, आकर्षण बल तो लगेगा ही, और वो आकर्षण बल अधिक होने के कारण इनका क्वथनांक भी आवश्यकता से अधिक होता है। तो यहां हम लिखेंगे आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक, आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक अधिक होते हैं। आप अत्यधिक भी लिख सकते हो, बहुत ज्यादा अधिक होते हैं, क्योंकि इनमें क्या पाई जाती है? ये बात ध्यान रखनी है। देखो यहां मैंने कोमा लगा दिया, क्योंकि इनमें आयनिक क्रिस्टल जालक संरचना पाई जाती है। आयनिक क्रिस्टल जालक संरचना पाई जाती है तथा लिखते हैं तथा इनके आयनों के बीच प्रबल कौन सा आकर्षण था? स्थिर विद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसे आप कहते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। अब बताओ समझ में आई क्या बात? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये वाला जो दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया है ना, ये दूसरा लक्षण गलनांक व क्वथनांक, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा, कि आयनिक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक अधिक क्यों होते हैं। इस तरह आते हैं क्वेश्चन छोटे छोटे। तो आपको एक तो ये चित्र बना देना है आयनिक क्रिस्टल जालक संरचना का,
और एक बता देना है कि आयनिक यौगिकों में आयनिक क्रिस्टल जालक संरचना पाई जाती है, पहली बात। और दूसरी बात, उनके जो आयन है उनके बीच प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, इसी कारण इनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, अधिक होते हैं। अच्छा, तीसरा लक्षण देखो क्या है। तीसरा लक्षण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत विद्युत चालकता। तीसरा लक्षण है विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। देखो समझो ध्यान से, एक प्रैक्टिकल करते हैं। मान लो आपके पास एक इस तरह की प्लास्टिक की ट्रे है। क्या है? प्लास्टिक की ट्रे। और इस प्लास्टिक की ट्रे में आपने पिसे हुए नमक का ढेर लगा दिया है। पिसा हुआ नमक का मतलब जो पॉलीथीन में आता है ना नमक का पैकेट। असली नमक तो साबुत नमक होता है, असली नमक तो होता है साबुत नमक, जिसके मोटे मोटे क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, ज्यादातर बच्चों को पता होगा साबुत नमक कैसा होता है। पर हम जो खाने के लिए नमक यूज करते हैं वो कैसा होता है? आयोडीन युक्त नमक और पिसा हुआ पाउडर वाला नमक। तो यदि मान लो मेरे पास ये नमक है पिसा हुआ, ठीक है, और प्लास्टिक के ट्रे में हमने इसे रख लिया। प्लास्टिक की ट्रे में रखने के बाद, इसका ढेर लगाने के बाद हमने क्या किया है कि इधर इसमें एक तार एंट्री कराया है और उस तार का कुछ वोल्टेज है। जैसे मैं कहूं कि वो 110 वोल्ट का तार है या 220 वोल्ट का हमने इसे करंट दे दिया। और करंट देने के बाद हमने इधर लगाया है एक करंट को टेस्ट करने के लिए टेस्टर। इधर हमने लगाया है एक टेस्टर। क्या है? टेस्टर। और टेस्टर को अर्थ मिल रहा है। ठीक है, भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों को पता होगा, टेस्टर को अर्थ मिल रहा है। टेस्टर तो पता है ना आपको, विद्युत की उपस्थिति जांचने के लिए हम टेस्टर का प्रयोग करते हैं। जो ज्यादातर बिजली का काम करने वाले मैकेनिक होते हैं या बिजली का काम करने वाले जो आदमी होते हैं उनके पास टेस्टर होता है। वैसे ज्यादातर घरों में भी टेस्टर होता है कि यदि आपने ये टेस्टर लिया, आपके पास ये क्या है? ये ठोस नमक है या नमक का पाउडर है। ठीक है, नमक तो एक आयनिक ठोस है ना, पक्की बात है। NaCl क्या है? आयनिक ठोस, क्योंकि NaCl टूटता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो आपके पास ठोस नमक एक प्लास्टिक की ट्रे में है और आपने इधर से एक तार टच करा है 110 वोल्ट का और इधर से आपने टेस्टर लगाया है। तो बताओ क्या टेस्टर 110 वोल्ट नहीं तो 220 वोल्ट का जो भी नॉर्मली करंट आपको मिलता है, तो टेस्टर में बताओ लाइट जलेगी या नहीं जलेगी? टेस्टर बताएगा क्या कि करंट यहां से यहां तक आ रहा है? बताओ क्या उत्तर होगा? टेस्टर में लाइट ऑन होगी, लाइट जलेगी या नहीं जलेगी? तो ज्यादातर बच्चों का उत्तर होगा कि सर टेस्टर में लाइट नहीं जलेगी, और यही उत्तर सही है। भाई आपके पास ठोस नमक है, ठोस नमक माने NaCl है, और NaCl एक आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक है और ठोस अवस्था में है। इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, करंट इसमें फ्लो नहीं हो रहा है। तो पक्की बात है कि ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। अब सवाल तो ये खड़ा हो गया कि सर क्यों होते हैं ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? ये तो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का आंसर ये है कि जब आप ठोस नमक को देखते हो तो ठोस नमक में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन होते हैं, पक्की बात है। पर ये दोनों आयन आपस में जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं? जुड़े हुए, यानी बॉन्डेड। तो जब तक इनके बीच का बॉन्ड नहीं टूटेगा तो ये स्वतंत्र नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपको कहता हूं कि मान लो ये आपके पास नमक के बहुत सारे इसमें क्या है, बहुत सारे नमक के अणु हैं NaCl के, उसमें Na पॉजिटिव आयन भी है, Cl नेगेटिव आयन भी है। Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन आपस में जुड़े हुए हैं आयनिक बंध के द्वारा या विद्युत संयोजक बंध के द्वारा। और आप जो है एक यहाँ लगाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र लगाते हो इसके दोनों तरफ। जब आप यहाँ फेस और अर्थ, ये टेस्टर क्या है? अर्थ ही तो है, अर्थ है, और ये फेस है। जब फेस और अर्थ लगाते हो तो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे मान लो मैं आवेश उल्टी तरफ ले रहा हूं, आपको समझाने के लिए ध्यान रखना। यहां तो मैं लूंगा ऋण आवेशित प्लेट, मान लो ऋण आवेशित प्लेट तो ये है और धनावेशित प्लेट ये है। ठीक है, यानी आपने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है किसी आयनिक यौगिक के ऊपर, या किसी आयनिक यौगिक को विद्युत क्षेत्र में रखा है।
आपको पता है ना विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की तरफ। इस तरफ है विद्युत क्षेत्र। पर मैंने इधर प्लस क्यों नहीं लिया, मैं बताता हूं आपको। इधर इधर माइनस इसलिए लिया है कि जब इधर नेगेटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट आप लगाओगे तो ये जो धन आयन है Na पॉजिटिव आयन इधर आकर्षित होगा, क्योंकि धन आवेश ऋण आवेश की ओर आकर्षित होता है। आपको पता है विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और ये जो ऋण आयन होगा वो इधर आकर्षित होगा। तो धन आयन तो सोच रहा है ऋण आवेशित प्लेट की ओर जाना, और ऋण आयन सोच रहा है धन आवेशित प्लेट की ओर जाना। पर क्या ये धन आयन यहाँ जा पाएगा, ये ऋण आयन यहाँ जा पाएगा? आपका उत्तर है कि सर नहीं जाएगा, और बिल्कुल सही है उत्तर। क्यों नहीं जाएगा? इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन के बीच में जो आकर्षण बल है, जिसे आप कहते हो बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या विद्युत संयोजक बंध, तो वो विद्युत संयोजक बंध ऐसा है जो इन दोनों आयनों को मुक्त नहीं होने दे रहा है। और जब ये दोनों आयन मुक्त नहीं होंगे तो ये अपने आवेश के विपरीत आवेश वाली प्लेट की ओर कैसे जाएंगे? और जब आयन गति नहीं करेंगे तो आवेश को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाएंगे? और जब आवेश एक जगह से दूसरी जगह नहीं चलेगा, यानी आवेश प्रवाहित नहीं होगा, तो विद्युत धारा कहाँ प्रवाहित हो जाएगी? नहीं हो सकती विद्युत धारा प्रवाहित। तो पक्की बात है कि जो ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक होते हैं ना, वे विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में उनमें आयन तो पाए जाते हैं पर मुक्त आयन नहीं पाए जाते, क्योंकि मुक्त आयन वे होंगे जिनमें आयन आपस में ना जुड़े हुए हों बॉन्ड के द्वारा। पर यदि मैं आपको कह दूं, एक बात तो चलो अच्छा समझ में आई हमें, पहले इसी बात को लिखते हैं। आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं? विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इनमें का मतलब आयनिक यौगिकों में और ठोस अवस्था में, इनमें मुक्त आयन नहीं पाए जाते हैं। मतलब ठोस अवस्था में आयन तो हैं पर वे मुक्त नहीं हैं आवेश को प्रवाहित करने के लिए। अब मैं आपको यूं कह रहा हूं कि मान लो आपके पास नमक है NaCl, और उस नमक को एक बर्तन में लेके आप गर्म कर दो। मान लो आपके पास कोई भी ऐसा बर्तन है जिसमें आपने नमक को लेकर गर्म किया है, तो जब नमक के एक मात्रा को लेकर, जैसे ये ढेर है, अब इसे प्लास्टिक की ट्रे में रखकर ही गर्म मत कर देना, ठीक है? प्लास्टिक की ट्रे पिघल जाएगी, आपको पता है। आपको इस नमक को लेना है और नमक को लेकर किसी मेटल, किसी धातु के बर्तन में, जैसे लोहे के बर्तन में, ठीक है, जैसे पीतल के बर्तन में या तांबे के बर्तन में या स्टील के बर्तन में लेकर आप इसे गर्म कर सकते हो, इस नमक को जो ढेर लगा रखा है। तो जब नमक को आप बर्तन में रख के गर्म करोगे तो आप ऊष्मा दोगे, हीट दोगे, और जब आप ऊष्मा दोगे तो क्या होगा? ऊष्मा देने से ऐसा होगा कि जो बॉन्ड है ना, ये बीच वाले बॉन्ड टूट जाएंगे। नमक के इसमें जितने भी अणु हैं उन ज्यादातर अणुओं के Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयनों के बीच में जो आयनिक बंध है वो ऊष्मा को प्राप्त करके, ऊर्जा को प्राप्त करके टूट जाएगा। मैंने आपको सिखा रखा है कि जब भी कहीं बॉन्ड बनते हैं तो हीट या एनर्जी निकलती है बाहर, और जब कहीं बॉन्ड तोड़ना होता है तो उसे हीट या एनर्जी देनी पड़ती है। तो जब आप इसे नमक के ढेर को किसी मेटल के बर्तन में रखकर गर्म करते हो तो आप हीट देते हो, ऊष्मा देते हो, ऊर्जा देते हो, और जब ऊर्जा दोगे तो बॉन्ड टूटेंगे, और बॉन्ड टूटेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन क्या हो जाएंगे? मुक्त अवस्था में आ जाएंगे। तो हमें मिल जाएंगे मुक्त आयन। क्या मिल जाएंगे? मुक्त आयन। और मुक्त आयन मिलेंगे कब? जब ये बॉन्ड टूट जाएगा और नमक गल जाएगा, या यूं कह दो पिघल जाएगा।
तो जब नमक गलित अवस्था में होगा तो गलित अवस्था में वो मुक्त आयन बहुत सारे उसके अंदर होंगे और वे मुक्त आयन फिर आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य कर सकते हैं। अब आप उस पिघले हुए नमक को आप एक ऐसे बर्तन में रखो जो कुचालक हो, जैसे प्लास्टिक या लकड़ी के बर्तन में रखो और फिर उसमें इस प्रैक्टिकल को करके देखो। अब उसमें विद्युत धारा पक्की बात है प्रवाहित होगी और टेस्टर में लाइट जलेगी आपके। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप ठोस अवस्था में नमक ले रहे थे तो ठोस अवस्था में उसमें आयन तो थे पर मुक्त आयन नहीं थे। वे बंधे हुए आयन थे, बंधित आयन थे, स्वतंत्र नहीं थे गति करने के लिए, आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, आवेश को स्थानांतरित करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। पर जब आपने नमक को या किसी आयनिक यौगिक को गर्म करके गला दिया है, भले ही हम कहते हैं कि गलनांक अधिक होते हैं पर कभी ना कभी तो गलेगा ही। तो गलाने के बाद क्या हुआ कि वे आयन जो थे वे मुक्त अवस्था में आ जाते हैं क्योंकि बॉन्ड टूट जाता है बीच का। और जब आयन मुक्त अवस्था में आ जाते हैं तो वे मुक्त आयन क्या करते हैं कि वो धन आयन तो ऋणावेशिक प्लेट की ओर और ऋण आयन धनावेशिक प्लेट की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं और आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करने लगते हैं, जिसके कारण गलित अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। अब एक तरीका और भी है। एक तरीका यह है कि आप यदि शुद्ध जल लेते हो ना, शुद्ध जल तो पता है आपको, शुद्ध जल कह दो या अशुद्ध जल कह दो, तो शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। शुद्ध जल क्या होता है? विद्युत का कुचालक। शुद्ध जल में कभी भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ज्यादातर बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि शुद्ध जल या अशुद्ध जल विद्युत का सुचालक होता है, ऐसा सोचते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। अगले चैप्टर्स में मैं इस बात को सिद्ध करके रख दूंगा, बिल्कुल तुम्हारे सामने, बिल्कुल सिद्ध करके रख दूंगा। ठीक है, अब सुनो फिलहाल के लिए इतनी बात कि शुद्ध जल या अशुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। अब आप नमक लो और नमक को लेकर शुद्ध जल या अशुद्ध जल में घोल दो। तो जब आप नमक को पानी में घोल दोगे, यहां लिखा हुआ है, यहां विलेयता के बारे में अभी हमने डिस्कस नहीं किया है पर मैं अभी बता दूंगा कि नमक को जैसे ही आप शुद्ध जल में घोल दोगे तो इसके बॉन्ड वहां भी टूट जाएंगे। नमक पानी में घुल जाता है ना, तो ये बॉन्ड टूट जाते हैं वहां, और बॉन्ड टूट जाते हैं तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों आयन मुक्त अवस्था में आ जाएंगे। और यदि ये मुक्त अवस्था में आ जाएंगे तो हम इन्हें कहेंगे मुक्त आयन। और मुक्त आयन ऐसे ही कार्य करते हैं जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? धातुओं में। क्या काम करते हैं? आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं, इसलिए धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। इसी प्रकार यदि आप नमक को अशुद्ध जल या शुद्ध जल में घोल दोगे तो नमक के आयन अलग अलग हो जाएंगे, यानी आयनिक बंध टूट जाएगा और वे मुक्त आयन आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करेंगे। इसका मतलब हमें एक बात और समझ में आई है कि नमक या कोई भी आयनिक यौगिक या तो गलित अवस्था में और या तो विलयन अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, जबकि ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। तो हमने यहाँ लिखा है आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इनमें मुक्त आयन नहीं पाए जाते हैं। यहां लिखूंगा मैं जबकि गलित या विलयन, समझ रहे ना? विलयन का मतलब क्या है? अशुद्ध जल में घोलना है। कभी आप पहले ही किसी ऐसी चीज में घोल दो जो पहले से ही सुचालक हो। यदि आप सामान्य जल में या ड्रिंकिंग वाटर में या जिसे कहते हो आप जिसमें खनिज लवण होते हैं ना पानी में, मिनरल वाटर में या फिर अशुद्ध जल में यदि आप नमक को घोल रहे हो तो अशुद्ध जल या मिनरल वाटर या फिर खनिज लवण घुला हुआ पानी वो तो पहले से ही विद्युत का सुचालक होगा। और उसमें नमक घोल के क्या सिद्ध कर दिया आपने? तो आपको अशुद्ध जल या डिस्टिल्ड वाटर लेना है क्योंकि वो विद्युत का कुचालक होता है। तब हम कहेंगे उसे विलयन आपने बनाया है। जबकि गलित या विलयन अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक। विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों होते हैं? देखो मैं बताता हूं। क्योंकि
इन अवस्थाओं में, इन अवस्था का मतलब गलित अवस्था या विलयन अवस्था, क्योंकि इन अवस्थाओं में, इन अवस्थाओं में, इनमें, इनमें का मतलब किनमें, आयनिक यौगिकों में, ठीक है, इन अवस्थाओं में इनमें मुक्त आयन पाए जाते हैं, मुक्त आयन पाए जाते हैं जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। ठीक है, बताओ समझ में आई क्या बात? आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। अब एक बात बताता हूं, ये तो बात पता चल गई आपको कि जो आयनिक यौगिक हैं वे ठोस अवस्था में तो कुचालक होंगे, पर गलित अवस्था में या विलयन अवस्था में सुचालक होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि गलित अवस्था या विलयन अवस्था में उनमें पाए जाएंगे मुक्त आयन। देखो एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं आपको, यहाँ एक हेडिंग लिखते हैं, नोट। देखो, जो आपके ये जो धातुएं होती है ना, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं विद्युत की क्या होती हैं? सुचालक। धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं? क्योंकि धातुओं में होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। जबकि आयनिक यौगिकों के विलयन या गलित अवस्था में आयनिक यौगिक या किसी विद्युत अपघटय का विलयन विद्युत का सुचालक इसलिए होता है क्योंकि उसमें मुक्त आयन पाए जाते हैं। मुक्त आयन का काम बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का होता है। ये चीज ध्यान रखनी है कि जो आयनिक यौगिक हैं वे गलित अवस्था में या विलयन अवस्था में विद्युत के सुचालक इसलिए हैं क्योंकि उनमें क्या पाए जाते हैं? मुक्त आयन पाए जाते हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बातें करेंगे हम। ले लिया स्क्रीनशॉट? अगले लक्षण देखते हैं। ठीक है, नंबर 4 पर हमें डिस्कस करना है विलेयता। विलेयता कहो या घुलनशीलता कहो या सॉल्युबिलिटी कहो, एक ही बात है। विलेयता का मतलब यह है कि आयनिक यौगिक कैसे विलायकों में घुल सकते हैं और कैसे विलायकों में नहीं घुल सकते हैं, ये देखना है हमें। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। देखो मैं आपको बताता हूं, ये जो आयनिक यौगिक होते हैं इनमें आयन होते हैं ना, धन आयन और ऋण आयन। इसका मतलब ये है कि आयनिक यौगिक की संरचना ध्रुवीय होती है। ध्रुवीय उसे कहते हैं जिसमें दो ध्रुव हो, एक तो धन ध्रुव और एक तो ऋण ध्रुव। तो आयनिक यौगिकों का एक सिरा तो होता है धनावेशित, जिसे आप धन ध्रुव कह सकते हो जैसे Na पॉजिटिव, और एक सिरा होता है ऋण आवेशित जिसे आप ऋण ध्रुव कह सकते हो जैसे Cl नेगेटिव। यदि आप नमक का उदाहरण लेते हो NaCl का, तो NaCl में एक सिरा Na पॉजिटिव है, एक सिरा Cl नेगेटिव है, यानी एक धन ध्रुव है और एक ऋण ध्रुव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि NaCl या कोई भी आयनिक यौगिक ध्रुवीय होगा क्योंकि उसके दो सिरे होंगे, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव। ध्रुवीय को इंग्लिश में कहते हैं पोलर। क्या कहते हैं? पोलर। उसके दो पोल होते हैं, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। अब जब आपके पास आयनिक यौगिक ध्रुवीय है तो वो ध्रुवीय विलायक में घुलता है, क्योंकि एक कहावत है लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है, या आप कह सकते हो जैसे में तैसा। ठीक है, यदि कोई बुरा बच्चा होगा तो वो बुरे बच्चों में की संगति में ही घुल मिल पाएगा, और यदि कोई अच्छा बच्चा है तो उसकी संगति भी अच्छी होगी क्योंकि वो अच्छे बच्चों में घुल मिल पाएगा। तो यदि किसी बच्चे को आपको चेक करना है ना
कि वो बच्चा कैसा है, वो अच्छा है या बुरा है, तो आप उसकी संगति, सोसाइटी, या यूं कह दो फ्रेंड सर्कल, दोस्त, उन्हें देख लो कैसे हैं। जिस बच्चे के जैसे दोस्त हैं वो बच्चा वैसा ही होता है, भले ही वो अपने आप को कितना ही छिपाता फिरे। यदि उसके दोस्त अच्छे हैं तो वो भी बहुत अच्छा होगा, ये बात पक्की है, क्योंकि वो अच्छे लोगों के अंदर घुल रहा है, वो खुद भी अच्छा होगा इसलिए। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है, या जैसे में तैसा। तो यहाँ जो है बड़ी सिंपल सी बात है विलेयता में, कि जो आयनिक यौगिक होते हैं ना, ये आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक ध्रुवीय होने के कारण, ध्रुवीय होने के कारण, ध्रुवीय होने के कारण ध्रुवीय विलायकों, ध्रुवीय होने के कारण ध्रुवीय विलायकों, जैसे जैसे ध्रुवीय विलायक, सबसे अच्छा ध्रुवीय विलायक है जैसे जल। जल के लिए चलो बाद में लिखेंगे इस चीज को। जैसे जल में घुलनशील, जैसे जल में घुलनशील होते हैं। मतलब आपको ध्यान रखना है कि जितने भी आयनिक यौगिक हैं वे अपने आप क्या हैं, ध्रुवीय हैं। और अपने आप ध्रुवीय हैं तो इसका मतलब यह है कि ध्रुवीय विलायकों में वे घुलेंगे, पक्की बात है, बिल्कुल एकदम। अच्छा एक बात बताते हैं आपको, तथा करके लिखते हैं, ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं। जबकि करके लिखते हैं, जबकि अध्रुवीय विलायकों, अध्रुवीय विलायकों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड एक अध्रुवीय विलायक है। अध्रुवीय विलायकों में अघुलनशील, अघुलनशील को आप अविलेय भी कह सकते हो, अविलेय भी कह सकते हो, अघुलनशील होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा एक बात बताऊंगा आपको, पहले एक चीज समझ लो फिर बताता हूं। देखो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखनी है कि जितने भी आयनिक यौगिक हैं वे खुद ध्रुवीय हैं, तो इसलिए ध्रुवीय विलायकों में तो वे घुलेंगे ही। जैसे पानी एक ध्रुवीय विलायक है। अब कैसे घुलेंगे उसके कई सारे कंसेप्ट हैं, कई सारी बातें बताई गई हैं, उन सारी बातों को मैं आपको समझाऊंगा। पहले तो आप समझो कि किस तरह घुलते हैं। वैसे घुलने के मैकेनिज्म, घुलने की क्रियाविधि को भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया है। उसमें से कुछ मुख्य तरीके मैं आपको बताऊंगा कि मान लो आपके पास ये कोई आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक में धनायन छोटा बनाते हैं, ऋणायन बड़ा, धनायन छोटा, ऋणायन बड़ा, ऐसे ही तो बनाए जाते हैं। और ये आपके पास कोई आयनिक यौगिक है, ऋणायन, धनायन, ऋणायन, धनायन, ऋणायन और धनायन, और धनायन छोटा, ऋणायन बड़ा। ठीक है, धनायन तो छोटा और ऋणायन बड़ा। यहां भी बनाओ, ऋणायन बड़ा, धनायन छोटा, ऋणायन बड़ा, धनायन छोटा, और ऋणायन बड़ा, धनायन छोटा। अब देखो मैं बताता हूं आपको कैसे होता क्या है। एक कंसेप्ट तो ये है कि जब किसी, ये हमारे पास एक क्रिस्टल है आयनिक यौगिक का, इसे हमने पानी में घोल दिया, पानी में डाल दिया, तो पानी इसे अपने अंदर कैसे घोलता है। पानी खुद ध्रुवीय है और ये भी ध्रुवीय है। तो जैसे मान लो ये सिरा है, ये सिरा कैसा है, इसका धन आवेशित, यानी ये धनायन है। तो धनायन को जल के अणु ऐसे घेर लेंगे, ऐसे। ये जल का एक अणु है, ये भी जल का एक अणु है, ये भी जल का एक अणु है, ये भी जल का एक अणु है। इधर से भी नए अणु आते रहेंगे, इधर से भी आते रहेंगे। होगा क्या कि ये जल के अणु आएंगे ऋणावेशित सिरे को लेकर, ये माइनस, नेगेटिव पोल है। क्या है, नेगेटिव पोल। भाई जल एक ध्रुवीय विलायक है ना, और जल एक ध्रुवीय विलायक है, तो जल का एक सिरा तो होता है ऋणावेशित और एक सिरा होता है धनावेशित। तो ये अपने ऋणावेशित सिरे को लेकर आएगा। यहाँ कौन से सिरे को लेकर आएगा, ऋणावेशित। देखो
यदि आप जल की संरचना देखते हो ना, तो जल की संरचना ऐसी होती है, H2O होता है ना, H2O, H2O ऐसा होता है जल। और इसमें क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, वो ऑक्सीजन की तरफ खींचा हुआ होता है और इसका भी ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी वो सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ खींच लेगा ज्यादा। तो ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच रखे ये वाला इलेक्ट्रॉन का जोड़ा भी और ये वाला भी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर 2 इकाई आंशिक ऋणावेश आ जाता है, जबकि हाइड्रोजन पर 1 इकाई आंशिक धनावेश और 1 इकाई आंशिक धनावेश। तो ये यदि आप इस वाले हिस्से को देखते हो ना, लेफ्ट साइड को, तो लेफ्ट साइड तो पानी की क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, धनावेशित है, और राइट साइड पानी की क्या है, ऋणावेशित है। इसका मतलब पानी का एक सिरा धनावेशित ध्रुव और एक सिरा ऋणावेशित ध्रुव है। और जब धनावेशित और ऋणावेशित ध्रुव है तो यह बात भी बिल्कुल कंफर्म होगी कि पानी ध्रुवीय है, जल एक ध्रुवीय विलायक है। तो इसलिए जल का एक सिरा नेगेटिव और एक पॉजिटिव पोल है, इसलिए ये जल के अणु जो मैंने बनाए हैं ना ऐसे, ये लंबे लंबे जो जल के अणु बनाए हैं, उसका एक सिरा नेगेटिव और एक सिरा पॉजिटिव पोल के फॉर्म में आपको दिखाया गया है। ठीक है, अब आप यहाँ डबल नेगेटिव डबल पॉजिटिव लिखना चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आवेश होता है आंशिक। ये जो डेल्टा लिखा ना, डेल्टा है ये भी, इसे भी डेल्टा ही कहते हैं। अब देखो, ये जो धनावेशित आपके पास आयन था नमक का, मान लो ये Na पॉजिटिव आयन था, तो इसे जल के अणु किस तरीके से घेरेंगे, अपना नेगेटिव पोल यानी ऋण ध्रुव लेकर आएंगे इसकी तरफ, और इधर से भी नए अणु आ रहे, इधर से भी। कुछ समय बाद ऐसा होगा कि ये इसे यहां से उखाड़ ले जाएंगे, इसे जो है उखाड़ लिया वहां से, और उखाड़ लिया कैसे, और इसके चारों तरफ कौन आगे, चारों तरफ जल के अणु आगे, और इस तरीके से आगे। देखो जरा, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, इस तरीके से आगे जल के अणु, इस तरीके से, ये सारे जल के अणु हैं, बहुत सारे जितने भी आ सकते हैं, और सब अपना नेगेटिव पोल इसकी तरफ फेस किए हैं, यानी नेगेटिव पोल इसकी तरफ है, और चारों तरफ से इसे घेर लिया, यानी क्रिस्टल में से उखाड़ के इसे बाहर ले आए, क्रिस्टल में से उखाड़ के बाहर ले आए। ठीक है, क्रिस्टल में से उखाड़ के इसे बाहर ले आए। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक बहुत बड़ा ग्रुप जा रहा है, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, और उन बच्चों में आपका भी कोई दोस्त है, और आप उस दोस्त को उस ग्रुप से उखाड़ के अपने साथ ले आए कि हमारे साथ चल। ठीक है, हम भी तो चल ही रहे हैं वहां, हम भी वहीं चलेंगे जहां आप सब चल रहे हो, पर आप हमारे साथ चलो, यदि हमारे दोस्त हो तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है यहाँ। और यदि आप कहो कि सर इसका क्या होगा, इस गरीब आदमी का नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का, यानी ऋण आयन का, ये इसे आप Cl नेगेटिव आयन कह सकते हो, तो इसे भी जल के अणु घेर लेंगे इसी तरीके से, ऐसे ही घेर लेंगे इसे जल के अणु ऐसे, और यहां से नए अणु आते रहेंगे और घेरने के लिए, और यहां से भी। पर इसे घेरेंगे तो पॉजिटिव पोल फ्रंट पे रखेंगे अपना ही, यानी धन आवेशित ध्रुव रखेंगे फ्रंट पे, और नेगेटिव पोल रखेंगे बैक साइड में, और इसे भी उखाड़ के ले आएंगे यहाँ, ये ले आए नेगेटिव चार्ज को, यानी ऋण आयन को उखाड़ के ले आए, और इसके चारों तरफ जल के अणु इस तरह होंगे, इस तरीके से। तो जल एक ध्रुवीय विलायक इसीलिए है, और इसलिए वो आयनिक यौगिकों को अपने अंदर घोल लेता है। ये पॉजिटिव पोल, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, इस तरीके से। तो इन्होंने जब धनायन को उखाड़ा है तो नेगेटिव पोल को फ्रंट पे रख के उखाड़ा है, और जब ऋण आयन को उखाड़ा है तो ऋण आयन को उखाड़ने के लिए पॉजिटिव पोल इन्होंने अपना फ्रंट पे रखा है। ये सब क्या है, जल के अणु, इसलिए होता है जल ध्रुवीय विलायक। ये रीजन मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया। चैप्टर में आगे बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इस बात को कि ये सारे क्यों हुआ ये सारा काम। ठीक है, अच्छा वैसे तो बहुत सारे वैज्ञानिक अलग अलग तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। ये जो हमने लिखा है ना कि भाई ये जो क्रिस्टलीय ठोस का क्रिस्टल था एक, सॉरी जो आयनिक ठोस का एक क्रिस्टल था, इस आयनिक ठोस के क्रिस्टल ये पानी में क्यों घुला है? आयनिक ठोस का क्रिस्टल पानी में इसलिए घुला है क्योंकि पानी क्या है, ध्रुवीय विलायक है, और घुलने का तरीका ज्यादातर वैज्ञानिक इस तरीके को मानते हैं जो यहाँ एक्सप्लेन किया। पर कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कुछ नई चीज लेकर आए हैं, वे कुछ अलग तरीके से ही बताते हैं। ज्यादा प्रचलित तो यही मैकेनिज्म है, यही क्रियाविधि है। पर कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि जो नमक होता है ना, नमक NaCl,
या कोई भी आयनिक यौगिक या NaCl, इसके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, अट्रैक्शन है, ये लाइन खींच दी मैंने, अलग ही खींचनी नहीं चाहिए, लाइन से प्रदर्शित नहीं करते हैं आयनिक बंध को, समझाने के लिए खींच दी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना ऐसा है कि जैसे नमक है, आपने पानी में घोल दिया, पानी में उसे डाल दिया, तो जल के अणु इसके अंदर इस तरीके से अपने आप को व्यवस्थित करेंगे, इस तरीके से, ऐसे। ये जल का अणु ऐसा ही तो होता है, देखो वी शेप। तो ये जल का अणु ऐसे आएगा और आपको बताए कि ये सिरा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव पोल है। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये पॉजिटिव, ये वाला सिरा पूरा कैसा हो गया, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव पोल जो है, ये धन आवेशित सिरा इस धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा और इधर भेज देगा प्रतिकर्षित करके। इसी तरीके से ये नेगेटिव पोल, ऋण आवेशित सिरा इस नेगेटिव को इसकी तरफ अपोजिट साइड में रिपेल करेगा, जिसकी वजह से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना ऐसा ही है, पर एनसीईआरटी में इस मेथड को, इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया गया है जो पहले हमने समझा है। ठीक है, चाहे आप किसी तरीके से समझो, पर इतनी बात जरूर समझो कि जब आप किसी आयनिक यौगिक को पानी में या किसी ध्रुवीय विलायक में घोलते हो ना, तो वो घुल जाता है, क्योंकि आयनिक यौगिक खुद ध्रुवीय होता है और जिस विलायक में आप घोल रहे हो वो भी ध्रुवीय है। ठीक है। अच्छा, एक बात बताता हूं आपको, यहीं से ही बताता हूं। वैसे कुछ लोग पूछते हैं कि इसका क्या कोई और कारण भी हो सकता है? भाई एक कारण तो बिल्कुल सटीक है जो हमने बता दिया, आयनिक यौगिक खुद ध्रुवीय है तो ध्रुवीय विलायक में तो घुलेगा ही वो, लाइक डिसॉल्व लाइक, समान समान को घोलता है। पर इसके अलावा एक कारण और बताते हैं वैज्ञानिक, बताते हैं कि जो जल का परावैद्युतांक है ना, जल का परावैद्युत स्थिरांक लिखते हैं, परावैद्युतांक कह दो या परावैद्युत स्थिरांक कह दो, जल का परावैद्युत स्थिरांक बहुत अधिक होता है। जल का परावैद्युत स्थिरांक बहुत अधिक होता है, के से लिख सकते हो इसे, इसका वैल्यू होता है 80। अब एक सवाल नया खड़ा हुआ कि सर परावैद्युत स्थिरांक क्या है, या परावैद्युतांक क्या है, या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इंग्लिश में कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या है? पता क्या है? ये जो आपके पास कोई भी आयनिक यौगिक है ना, उस आयनिक यौगिक में धनायन और ऋणायन है, जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो धनायन और ऋणायनों के बीच के आकर्षण बल को खत्म करके दोनों आयनों को अलग अलग कर देने का जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है, जो योग्यता है किसी विलायक की, उसे कहते हैं हम परावैद्युतांक या परावैद्युत स्थिरांक या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये भी कारण बताते हैं कि भाई आयनिक यौगिक पानी के अंदर इसलिए घुल जाते हैं क्योंकि जल का परावैद्युतांक बहुत ज्यादा है, जल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, पर मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। चलो अच्छा, ये सारी बातें तो हमने पढ़ी ली। हमने क्या क्या पढ़ा अब तक? हमने पढ़ा है कि आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायक में इसलिए घुल जाते हैं क्योंकि आयनिक यौगिक खुद ध्रुवीय होते हैं, और ध्रुवीय विलायकों में विलायक, सबसे बढ़िया विलायक पानी है, जल सर्वोत्तम विलायक है, क्योंकि जल का परावैद्युतांक सबसे ज्यादा है 80। ठीक है, 80 यूनिट, 80 इकाई, 80 मात्रक, सबसे ज्यादा परावैद्युतांक पानी का है। इसलिए पानी में सारे आयनिक यौगिक घुल जाते हैं, और आयनिक के अलावा भी बहुत सारे ऐसे यौगिक हैं जिन्हें पानी में घुलना नहीं चाहिए, वे भी पानी में घुल जाते हैं। उसका कारण यही है, इसीलिए हम कहते हैं कि जल एक सर्वोत्तम विलायक है। अब देखो, यहां हमने पढ़ा कि आयनिक यौगिक जल में इसलिए घुले हैं क्योंकि आयनिक यौगिक भी ध्रुवीय हैं और जल भी ध्रुवीय है। दूसरा कारण पढ़ा हमने, यहाँ कारण एक और बताया कि जल का परावैद्युत स्थिरांक या परावैद्युतांक बहुत ज्यादा है। ठीक है, पर आपको एक बात बताता हूं बहुत बढ़िया। मान लो आपके पास कोई आयनिक यौगिक है, मान लो आपके पास कोई आयनिक यौगिक है, ऐसे वैसे बहुत से आयनिक यौगिक आपको ऐसे भी मिलेंगे जो पानी में नहीं घुलते हैं। क्यों नहीं घुलते हैं, यहां समझ में आएगा, इसीलिए ही समझा रहा हूं इस बात को। यदि आयनिक यौगिक की
जल योजन ऊर्जा जो होती है ना, जल योजन ऊर्जा, अब बच्चों का खेल नहीं खेल रहे हम, बहुत ध्यान से समझना। मान लो आयनिक यौगिक है और उसकी जल योजन ऊर्जा है कुछ। अब सवाल तो एक और खड़ा हो गया यहाँ आगे कि सर जल योजन ऊर्जा क्या है, क्या मुसीबत है ये जल योजन ऊर्जा। जल योजन ऊर्जा का मतलब यह है कि जब किसी पदार्थ को या किसी यौगिक को या किसी अणु को आप पानी के अंदर घोलते हो ना, या किसी भी विलायक में घोलते हो, अब यहाँ जल योजन ऊर्जा है तो जल के अंदर ही घोलना पड़ेगा। जब किसी आयनिक यौगिक को या किसी आयनिक अणु को या किसी भी यौगिक को या किसी भी पदार्थ को आप पानी के अंदर जब घोलते हो, तो पानी के अंदर घोलने से क्या होता है, या किसी भी विलायक में घोलते हो तो उसके अंदर घोलने से क्या होता है कि घुलते समय कुछ ऊर्जा निकलती है बाहर। जब भी किसी पदार्थ को आप विलायक के अंदर जैसे जल के अंदर घोलते हो तो कुछ ऊर्जा बाहर निकलेगी, और वो जो ऊर्जा बाहर निकलेगी उसे हम कहते हैं जल योजन ऊर्जा। किसी भी पदार्थ के जल में घुलते समय जितनी ऊर्जा बाहर निकलती है उसे हम जल योजन ऊर्जा कहते हैं। और यहां हम लिखेंगे कि यदि आयनिक यौगिक की जल योजन ऊर्जा अधिक है, अधिक है, अधिक की तरफ 2 लड्डू और कम की तरफ 1 लड्डू, अधिक है या अधिक होती है जालक ऊर्जा से, लैटिस एनर्जी से, जालक ऊर्जा से, तो वह जल में, तो वह जल में घुल जाता है, पक्का घुलेगा, पक्की बात है बिल्कुल। देखो यहां मैं आपको एक बात बताऊंगा बहुत अच्छी, इस चीज को समझेंगे। मान लो आपके पास कोई आयनिक यौगिक है और आपने उसे पानी में घोल दिया, तो पानी में घुलने के बाद, पानी में उसे डालने के बाद, मान लो आयनिक यौगिक को पानी में आपने इस तरीके से घोल दिया। पूर्ण रूप से घुलने का मतलब आयनों में टूटना है। यदि आयनों में टूट गया तो फिर हम कहेंगे कि पूर्ण रूप से घुल गया है। और यदि किसी पदार्थ को पानी में डाल के हिला दिया और वो आयनों में टूटता ही नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि पूर्ण रूप से नहीं घुला है। यहाँ यह बात समझने वाली है कि आयनिक यौगिक की जल योजन ऊर्जा का मतलब जब आप उसे पानी में डालकर हिलाते हो ना, तो पानी में डालकर हिलाने से क्या होता है कि उसका कुछ ऊर्जा निकलती है बाहर। जितना वो पानी में घुलता रहेगा उतनी ऊर्जा बाहर निकलती रहेगी, वो ज्यादा हो जालक ऊर्जा से। आपको सिखा रखी है जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी क्या होती है। जब 1 मोल आयनिक क्रिस्टल जालक बनता है ना, किसी आयनिक यौगिक का 1 मोल आयनिक क्रिस्टल जालक बनता है तो बहुत सारे बॉन्ड बनते हैं। बहुत सारे का मतलब कम से कम 6.022 गुणा 10 की घात 23 बॉन्ड तो बनेंगे यदि NaCl का केस हुआ तो, क्योंकि NaCl के एक अणु में 1 बॉन्ड बनता है। और ऐसे बहुत सारे आयनिक यौगिक हैं जिसमें 2 या 3 बॉन्ड भी बनते हैं, कल हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे इनके। तो यहाँ बात यह है कि आपको पता है कि 1 मोल आयनिक क्रिस्टल जालक के बनने में बहुत सारी ऊर्जा निकलती है बाहर, जिसे आप कहते हो जालक ऊर्जा। और जब आप किसी आयनिक यौगिक को पानी में घोल रहे हो तो घुलते समय कुछ ऊर्जा बाहर निकलेगी, निकलेगी बाहर। तो जितनी ऊर्जा बाहर निकली, मान लो बाहर ऊर्जा घुलते समय, पानी में घुलते समय 1 मोल में से 100 जूल ऊर्जा बाहर निकली है, और उस आयनिक क्रिस्टल जालक की जो जालक ऊर्जा है, जो लैटिस एनर्जी है, वो है 50 जूल। तो घुलते समय 100 जूल ऊर्जा तो निकल गई बाहर, और उन 1 मोल आयनिक क्रिस्टल जालक के सारे बॉन्ड तोड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए केवल 50 जूल। तो 100 जूल ऊर्जा जो घुलते समय बाहर निकली है वो उस 50 जूल की भरपाई तो कर ही देगी। ये बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, सब बच्चों के समझ में नहीं आती है। देखो यहाँ बात है जल योजन ऊर्जा की। जब किसी पदार्थ को आप पानी के अंदर घोलते हो तो घुलते समय कुछ ऊर्जा बाहर निकलती है, जिसे हम कहते हैं जल योजन ऊर्जा। क्या कहते हैं? जल योजन ऊर्जा। दूसरी बात, जब 1 मोल आयनिक क्रिस्टल जालक बनता है तो बनते समय जो ऊर्जा बाहर निकलती है उसे कहते हैं जालक ऊर्जा। अब 1 मोल आयनिक क्रिस्टल जालक बनते समय जितनी ऊर्जा बाहर निकली वो जालक ऊर्जा है, उतनी ही ऊर्जा 1 मोल आयनिक क्रिस्टल जालक के सभी बॉन्ड को तोड़ने के लिए आवश्यक होगी या नहीं होगी? होगी आवश्यक। तो इसका मतलब पानी में जब किसी पदार्थ को आप घोलते हो तो वो पदार्थ घुलते समय ऊर्जा बाहर निकालता है। यदि वो ऊर्जा काफी है, सफिशिएंट है, इनफ है,
उसके 1 मोल आयनिक क्रिस्टल जालक के सारे बॉन्ड तोड़ने के लिए, यानी जालक ऊर्जा के बराबर या उससे ज्यादा है, तो वो पदार्थ पानी में घुलेगा। पक्की बात है, बिल्कुल एकदम। तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको। यदि आयनिक यौगिक की जल योजन ऊर्जा, यानी पानी में घुलते समय जितनी ऊर्जा वो छोड़ता है, वो जालक ऊर्जा से अधिक है। जालक ऊर्जा से अधिक होने का मतलब जितनी ऊर्जा चाहिए उन सारे बॉन्ड को तोड़ने के लिए, 1 मोल आयनिक क्रिस्टल के सारे बॉन्ड टूटेंगे, जब जाके सारे आयन मुक्त अवस्था में आएंगे, और सारे आयन मुक्त अवस्था में आएंगे तब हम कहेंगे कि वो पदार्थ पानी में घुल गया है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखो। आप रखोगे ना ध्यान? अच्छा, कितने फैक्टर हुए? 5वां लक्षण पढ़ते हैं। चलो 5वां लक्षण, इसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। देखो, आयनिक यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाओं की जब हम बात करते हैं ना, तो इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं का स्पीड बहुत फास्ट होता है। इनकी केमिकल रिएक्शन का स्पीड बहुत फास्ट होता है। ठीक है, क्यों होता है देखो अभी बताऊंगा मैं आपको। ये जो आयनिक यौगिक होते हैं, ये यहां से लिखते हैं, चलो। आयनिक यौगिक सदैव आयनिक अभिक्रियाएं दिखाते हैं। आयनिक यौगिक सदैव आयनिक अभिक्रियाएं दिखाते हैं। जिनका वेग बहुत अधिक होता है। जिनका वेग बहुत अधिक होता है। आयनिक अभिक्रियाओं का वेग बहुत ज्यादा होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल ये है कि नमक है और पानी में घुला हुआ है, एक्वस। जब आप आयनिक यौगिकों की अभिक्रिया दिखाते हो तो पानी में घोल के, यानी उनका एक्वस सॉल्यूशन बना के फिर रिएक्शन करनी चाहिए, और ऐसे ही वे करते हैं रिएक्शन। तो आपके पास नमक का AQ माने एक्वस। AQ का मतलब क्या है? एक्वस। एक्वस का मतलब जलीय, यानी नमक को आपने पानी में घोल रखा है। तो आपने नमक को पानी में घोल लिया और एक सिल्वर नाइट्रेट ले लो। सिल्वर नाइट्रेट, इसे भी आप पानी में घोल लो, यानी इसका भी एक्वस सॉल्यूशन ले लो। और जब आप इनका दोनों का आपस में रिएक्शन कराओगे ना, यानी एक गिलास में तो नमक का घोल है, एक गिलास में सिल्वर नाइट्रेट का घोल है, दोनों देखने में पानी जैसे ही लगेंगे। जब दोनों को आपस में मिलाओगे ना, तो ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, यानी 1 सेकंड के छोटे से हिस्से में रिएक्शन हो जाएगी। और रिएक्शन क्या हो जाएगी? रिएक्शन ये हो जाएगी, ये रिएक्शन देखो, बाहर का हिस्सा देखो, NaNO3 तो एक बनेगा, सोडियम नाइट्रेट। बॉक्स से बाहर क्या है? NaNO3, और एक बनेगा AgCl, सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बनेगा। ये जो है, ये अवक्षेप है सफेद, व्हाइट प्रेसिपिटेट है। PPT का मतलब प्रेसिपिटेट, अवक्षेप। तो सफेद अवक्षेप बनेगा। अब आप कहोगे कि सर आपने बताया है कि आयनिक यौगिक सदैव आयनिक अभिक्रियाएं दिखाते हैं, हमें तो यहाँ कहीं आयन नजर ही नहीं आ रहा। कहाँ आयन नजर आ रहा? कहाँ है आयनिक अभिक्रिया? अभिक्रिया होती पता कैसे है? देखो मैं बताता हूँ कैसे होती है ये रिएक्शन। रिएक्शन ऐसे होती है कि जब नमक का आप जलीय विलयन तैयार करते हो ना, तो मुझे यूं बताओ, नमक पानी में घुलने के बाद कैसे टूट जाएगा? नमक पानी में घुलने के बाद ऐसे ही तो टूटेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। बताओ ऐसे टूटेगा या नहीं? नमक तो पानी में घुल के आयनों में टूट जाएगा। अभी तो हमने पढ़ा है, अभी हमने यहाँ विलेयता में पढ़ा नहीं कि आयनिक यौगिक ध्रुवीय होने के कारण ध्रुवीय विलायकों जैसे जल में घुलनशील होते हैं, तो पानी में घुलते ही आयनों में टूट जाएगा। इसीलिए तो नमक का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि उसमें मुक्त आयन होते हैं। और ये जो सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, इसे भी आपने पानी में घोल दिया, ये भी आयनों में टूट जाएगा, Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव। अब होगा क्या, यहां लिखता हूं मैं। अब होगा क्या कि
ये जो आपका Na पॉजिटिव आयन है तीसरे स्टेप में, ये वो NO3 नेगेटिव आयन के साथ जुड़ जाएगा, अपोजिट आयन। ये तो आपस में जुड़े हुए ही थे, अब ये जुड़ेंगे आपस में, तो Na पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा NO3 नेगेटिव और बनेगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, और Ag पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा Cl नेगेटिव, Ag पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा Cl नेगेटिव और बनेगा AgCl का सफेद अवक्षेप सिल्वर क्लोराइड का। तो बताओ, आयनों में टूटा, आयन अपोजिट चार्ज वाले आपस में जुड़े, तो ये रिएक्शन भले ही हमने एक लाइन में लिख रखी हो, पर रिएक्शन की क्रियाविधि तो ये है, मैकेनिज्म तो ये है, इस तरीके से काम करती है रिएक्शन। तो आयनों का ही तो खेल है इसमें सारा। ठीक है, अच्छा स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर अगली बातें बताता हूँ आपको, और लक्षण बताता हूँ बहुत अच्छे अच्छे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। नंबर 6, छठा लक्षण हम पढ़ेंगे समाकर्तिकता। अब ये समाकर्तिकता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। चलो, मान लो आपके पास आयनिक यौगिक हैं, दो या दो से अधिक आयनिक यौगिक। दो या दो से अधिक आयनिक यौगिकों में यदि धन आयनों और ऋण आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसे होते हैं ना, तो ऐसे आयनिक यौगिकों को हम कहते हैं समाकर्तिक। क्या कहते हैं? समाकर्तिक यौगिक। और इस घटना को हम कहते हैं समाकर्तिकता। देखो क्या समझाया है मैंने, ध्यान से समझना बिल्कुल। ठीक है, यहां लिखते हैं जिन आयनिक यौगिकों के धनायन व ऋणायनों, धनायनों लिखो, धनायनों व ऋणायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, धनायनों व ऋणायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। अभी मैं एग्जांपल से आपको बता दूंगा। समान होते हैं, वे समाकर्तिक कहलाते हैं तथा यह घटना समाकर्तिकता कहलाती है। इसे कहते हैं समाकर्तिकता। अब देखो जरा, इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं NaF का, NaF तथा MgO का। ये दोनों समाकर्तिक हैं। क्यों है समाकर्तिक? क्योंकि आप NaF में आपको बताया Na पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही होगी जितनी Mg डबल पॉजिटिव में होती है। भाई 11 में से 1 गए 10 और 12 में से 2 गए 10, इन दोनों में ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहां लिख देता हूं, चलो, 1s2 2s2 2p6, देखो 2 2 4 और 6 10। इसके धनायन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका धनायन तो ये है, इसका धनायन ये है, तो दोनों के धनायनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? आपस में बराबर है। तो इसलिए अब ऋणायन भी देख लो, इनके ऋणायनों का भी देख लो। F नेगेटिव को देखना पड़ेगा और O डबल नेगेटिव को देखना पड़ेगा। तो यहां लिख देते हैं हम, F नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे जितने O डबल नेगेटिव में होंगे। 9 और 1 10, 8 और 2 10, इसमें भी 10 10 इलेक्ट्रॉन है। और यदि आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखोगे ऋणायनों का, 1s2 2s2 2p6, यही तो होगा।
तो जब धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसे हैं और ऋणायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी एक जैसे हैं, इसलिए हम इन दोनों को कहेंगे समाकृतिक। ये दोनों एक दूसरे के समाकृतिक हैं और इस घटना को हम कहते हैं समाकृतिकता। अब सातवां लक्षण डिस्कस करते हैं। चलो, सातवां लक्षण है स्थायित्व। स्थायित्व, स्टेबिलिटी। आयनिक यौगिक बहुत ज्यादा स्थायी होते हैं। क्यों होते हैं स्थायी? इसलिए होते हैं, चलो मैं यहां लिखते हुए समझाता हूं। आयनिक यौगिक बहुत अधिक, आयनिक यौगिक बहुत अधिक क्या होते हैं? स्थायी, स्थायी होते हैं। क्यों होते हैं स्थायी? बहुत आसान सी बात है, क्योंकि इनके आयनों के बीच, क्योंकि इनके आयनों के बीच प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है या लगता है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, इसलिए बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है। अच्छा, नंबर 8 पर हमें लक्षण पढ़ना है घनत्व का। घनत्व, भाई इनका घनत्व भी बहुत ज्यादा होता है। घनत्व इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि धनायन और ऋणायन के बीच प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है, जिसे आप आयनिक बंध कहते हो। तो ज्यादा आकर्षण बल है तो आयन या अणु ज्यादा पास पास होंगे, और ज्यादा पास पास होंगे तो घनत्व तो ज्यादा होगा ही। तो हम लिखेंगे प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण आयन व अणु, आयन कह दो अणु कह दो, आयन व अणु समीप आ जाते हैं, या यूं लिखो, चलो अच्छा, समीप समीप होते हैं, पास पास होते हैं। अतः इनका घनत्व, भी क्या होता है? अधिक होता है। भाई जब अणु पास पास होंगे, आयन पास पास होंगे, तो घनत्व तो अधिक होगा ही। घनत्व तो समझते हो आप। यदि अणु बहुत पास पास है तो घनत्व ज्यादा है। जैसे ठोस का घनत्व ज्यादा होता है, द्रव का कम होता है, गैस का घनत्व सबसे ही कम होता है, क्योंकि गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और पढ़नी है हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आबंध की प्रकृति, नेचर ऑफ बॉन्ड। आबंध की प्रकृति, ये चीज ज्यादातर बच्चों के समझ में नहीं आती है, जो इस बार हम पढ़ने जा रहे हैं। इसे मैं इंपॉर्टेंट कहूंगा। ठीक है, देखो मैं बताता हूं, लिखते हुए समझते हैं। चलो अच्छा, ये जो आयनिक बंध होता है ना, आयनिक बंध अदिशात्मक होता है। अदिशात्मक, ऐसे लिखते हैं, अदिशात्मक होता लिखूं या होते? होते लिख दे। अदिशात्मक होते हैं। अतः आयनिक यौगिकों की, अतः लिख दो या इसलिए लिख दो या इसी कारण लिख दो। आयनिक यौगिकों की कोई निश्चित, आयनिक यौगिकों की कोई निश्चित ज्यामितीय, कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। देखो एक बात बताऊंगा बहुत अच्छी आपको,
ये चीज समझ में नहीं आती है कि सर आपने लिख दिया अदिशात्मक। यह अदिशात्मक का मतलब क्या है? इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है ये धनायन है, ये ऋणायन है, ये धनायन है, ये ऋणायन है, ये धनायन है, ये ऋणायन है। ठीक है, और ये ऋणायन है, ये धनायन है, ये ऋणायन है, ये धनायन है, ये ऋणायन है, धनायन है, धनायन ऋणायन। अभी समझा रहा देखो आपको, ऋणायन धनायन, ऋणायन धनायन, ऋणायन धनायन। देखो अदिशात्मक का मतलब पता क्या है? मान लो आपके पास ये धनायन है, धनायन से ऋणायन की तरफ बॉन्ड बना है, धनायन से ऋणायन की तरफ, धनायन से ऋणायन, फिर तो सारे बॉन्ड इधर को, इधर को, इधर को, इधर को। धनायन से ऋणायन की तरफ यदि आप बॉन्ड बनाते हो तो बॉन्ड इधर को, इधर को, यानी सारे बॉन्ड्स का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए। पर आयनिक बंध ऐसे नहीं होते हैं कि सारे बॉन्ड एक ही तरफ को बन रहे हैं। इसमें कुछ बॉन्ड यूं होंगे, कुछ बॉन्ड यूं होंगे, कुछ बॉन्ड तिरछे होंगे, कुछ बॉन्ड हमारी तरफ को आ रहे होंगे, कुछ बॉन्ड उधर की तरफ को होंगे। मतलब कहने की बात यह है कि ये जो धनायन है ना, इसकी कोई दिशा फिक्स नहीं है कि ये इसके साथ ही बॉन्ड बनाएगा या इसके साथ ही बॉन्ड बनाएगा या ऊपर वाले के साथ ही बॉन्ड बनाएगा या नीचे वाले के साथ ही बॉन्ड बनाएगा या इसके परली तरफ जो बैक साइड में जो ऋणायन है उसके साथ बॉन्ड बनाएगा या जो हमारी तरफ हवा में ऋणायन है उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ये फिक्स नहीं है। कोई कहीं बॉन्ड बना रहा, कोई कहीं बॉन्ड बना रहा, कोई निश्चित दिशा नहीं है। इसमें हम दिशा नहीं बता सकते हैं कि बॉन्ड इस धनायन ने इस ऋणायन के साथ बनाया है। ये धनायन सारे ऋणायनों से घिरा हुआ होगा, सबको ही आकर्षित कर रहा होगा या सबके द्वारा आकर्षित हो रहा होगा, 6 के 6 ऋणायनों के द्वारा। तो कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती है इसमें, इसलिए हम कहते हैं कि इनकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति भी नहीं होगी, क्योंकि आयनिक बंध अदिशात्मक होता है। कोई डेफिनेट डायरेक्शन ही नहीं है बॉन्ड की कि भाई इधर को सबका मुंह एक तरफ को ही होगा, ऐसा नहीं है। जैसे आप स्कूल में अपनी साइकिल या स्कूटर खड़े करते हो ना, या मोटरसाइकिल, तो एक ही तरफ को एक साथ खड़े करते हो ना सारे, कि सारी मोटरसाइकिलों का या स्कूटर्स का या साइकिल्स का मुंह एक तरफ को होगा और एक डेफिनेट सीक्वेंस में खड़ी होंगी। ऐसे ही तो करते हो। ऐसा यहाँ कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पता ही नहीं चल रहा कि बॉन्ड का डायरेक्शन क्या है, इसलिए हम कहते हैं कि अदिशात्मक होता है। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे आयनिक यौगिकों के लक्षण या विद्युत संयोजक यौगिकों के लक्षण। हमने कुल पढ़े हैं 9 लक्षण और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 9 लक्षण का मतलब 9 क्वेश्चन। ये 9 क्वेश्चन बिल्कुल पक्के करके जाने हैं, कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन, इन 9 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका बेसब्री से एग्जाम में इंतजार कर रहा होगा, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो या फिर वो कंपटीशन का कोई सा भी एग्जाम हो, मेडिकल का हो या इंजीनियरिंग का हो या कोई सा भी हो। बस मेहनत और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहो। और पीडीएफ नोट्स यदि आप डाउनलोड करते हो टेलीग्राम पे जो चैनल है हमारा उससे, तो आपको वहां से भी लिखना चाहिए। हैंड रिटन नोट्स आपके सबसे अच्छे होते हैं। वैसे तो कोशिश करा करो मेरे साथ साथ लिखने की, यदि साथ साथ लिखते हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। स्क्रीनशॉट लेते हो वहां से लिखते हो ज्यादा अच्छा रहता है। पर कुछ बच्चे आलसी हैं जो पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करते हैं उसी में से ही पढ़ते हैं। तो पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लो, प्रिंट आउट निकलवाने या निकलवा लो, पर वो महंगा पड़ेगा और आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसलिए लिखा करो। आपको लिखने की आदत होनी चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।